हेलो क्लास 10th। अब हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं और हमारा मैथ्स का भी पेपर आ रहा है नजदीक, और उससे रिलेटेड हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस है उनको हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के सर्कमस्क्राइब है, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस एक वीडियो के अंदर ही कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। तो हम देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं हम। हमने स्टार्ट किया इसको सोल्व करना। हमारे को प्रूफ करना है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू AB है और ये जो CD है, इन दोनों का सम इक्वल है AD प्लस BC। तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है। हमको इसके लिए एक थ्योरम पता होनी चाहिए, और हमारी जो थ्योरम है वो है 10.2, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सर्कल में अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स सर्कल पे ऐसे ड्रॉ किए जाए तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। इसका मतलब इसके अंदर इस पॉइंट से अगर ये A से P और A से S दो टेंजेंट्स है तो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे हम, इस बात को ध्यान से हम देखें। इस बात से ही सारे का सारा क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं AB की। तो AB के अंदर इसके दो पार्ट है, एक है AP, एक है BP। तो हम बात करते हैं AP किसके इक्वल हो गया, AS के इक्वल हो गया। इधर से BP किसके इक्वल हो गया, तो BQ के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हमने AB की बात करी। अब हम बात करते हैं CD की। तो CD के भी दो पार्ट है, एक CR है और एक DR है। तो हम अगर देखें तो CR किसके इक्वल है, तो CR CQ के इक्वल है। ऐसे इधर से DR किसके इक्वल है, तो DR DS के इक्वल है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। ये चारों के चारों इक्वेशंस किस रीजन से, एक ही रीजन है जिसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। मतलब किसी भी पॉइंट से जब हम सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन्हें ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। और इनको ऐड करने से क्या आया, इधर से आया AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इधर आया आपका AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP और BP दोनों को हमने साथ लिख दिया। इधर से हमने CR और DR को भी साथ लिख दिया। इधर हमें AD बनाना है, तो AD बनाने के लिए AS और DS को साथ लिख देते हैं। ये आपका AS है और ये आपका DS है। और BC बनाने के लिए BQ और CQ को साथ लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया BQ और ये हो गया आपका CQ। अब देखिए तो AP और BP मिलकर AB हो गया। ऐसे ही CR और DR मिलकर CD हो गया। इधर AS प्लस DS मिलकर AD हो गया, और BQ और CQ मिलकर BC हो गया। और हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो XA है प्लस AR इक्वल है XB प्लस BR। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम हमें वही थ्योरम अप्लाई करनी है, थ्योरम 10.2, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाएंगे तो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। मींस XP और XQ दोनों की लेंथ सेम होगी। XP और XQ की लेंथ सेम होगी। इसको हम लिख देते हैं टेंजेंट्स drawn
फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। अब एक्स पी को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा एक्स ए और एक पार्ट हो गया हमारा ए पी। इसी तरह से एक्स क्यू को भी हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा एक्स बी और दूसरा पार्ट हो गया हमारा बी क्यू। अब ये जो हमारा एपी वाला पार्ट है ये ए आर के इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो बी क्यू वाला पार्ट है ये बी आर के इक्वल होगा, क्योंकि यहां भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि जो टेंजेंट है वो बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे इक्वल है। सो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, एक्स ए को तो एक्स ए लिखा हमने, बट ए बी की जगह हमने ए आर लिख दिया और एक्स बी के बाद जो बी क्यू है हमारा बी क्यू की जगह हमने बी आर लिख दिया। सो एक्स बी प्लस बी आर, और ये भी प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये एपी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है जिसमें हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स है 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक ए 10 की वैल्यू फाइंड करनी है और एक ए n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमने लिखा पुट n इज इक्वल टू 1, तो s1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। सो दिस इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। क्योंकि s1 ही a1 होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म भी 3 आ गया। अब हमने n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये हो गया हमारा s2, और s2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। तो s2 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले से ही 3 है। सो हमने लिख दिया 3 प्लस a2 और यहां से लेस करके वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह से हमने सेकंड टर्म भी कैलकुलेट कर ली। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ गया 1। हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें सेकंड टर्म भी पता है, तो दोनों की हेल्प से हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है सेकंड टर्म इज 1 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3। सो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज -2। इस तरीके से हमारे पास d की वैल्यू और a की वैल्यू दोनों आ गई। a इज 3 एंड d इज -2। देन a 10 निकालना है हमको। a n क्या होता है, a n होता है a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया, a की जगह 3 रख दिया, 10 माइनस 1 एंड d इज -2। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9 2 जा 18। सो वी गेट -50। ऐसे ही फिर से हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू n माइनस 1d। इस बार an निकालना है। सो a की वैल्यू हमने 3 रख दिया, n की वैल्यू कुछ नहीं रखा हमने, और d है हमारे पास -2। तो इस तरह से आ गया आपका 3, यहाँ आया माइनस का 2n, और माइनस का 2 माइनस 1 से इंटू हुआ तो प्लस का 2 हुआ। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5 माइनस 2n। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम देखें कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास गिवन है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर यहाँ आया x माइनस 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये x इधर चला गया, इक्वल टू आ गया आपका 3। x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ हमारा बच गया -2 अपॉन ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 कर लेते हैं हम। इस पूरी वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पर आया 3x स्क्वायर माइनस 2x, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया -2 मल्टीप्लाइड विद 1। ये हुआ हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू -2, 3x स्क्वायर माइनस 6x -2 इधर आके प्लस हो गया। सो +2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -6 और c की वैल्यू क्या है 2। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c।
इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले चेक किया हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया हमारा -6 का होल स्क्वायर हो गया, ए हो गया हमारा 3 और सी हो गया हमारा 2। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आई 6 से 4 गया 2 और ये 12 आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया। सो x की वैल्यू है -b प्लस माइनस √d/2a। सो b इज व्हाट, तो b है हमारे पास -6 प्लस माइनस, d इज 12 एंड a इज 3। सो दिस इज 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 और 4 में है 6। सो 6 प्लस माइनस किया हमने, 4 12 के हो गया 2√3 डिवाइड बाय 6। नाउ अभी भी हम ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हुआ हमारा 2 3 जा 6, यहाँ √3 है और पूरे के अपोन में भी 6 है। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और फुल एंड फाइनल वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन की ये है। अब ये अगला क्वेश्चन एपी से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स हैं जिनका सम कितना है एपी में -3 और इन्हीं 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 8। तो बताओ ये नंबर्स क्या होंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो 3 नंबर्स आपको क्या लेने हैं। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी तो फिर इसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वो 3 नंबर्स है क्या, तो हम इसको सोल्व करते हैं। हमने लिखा लेट द 3 नंबर्स बी। एक आपको लेना है a - b, दूसरा लेना है a और तीसरा लेना है आपको a + b। फिर ध्यान से देखो, आपको जो 3 नंबर्स लेने हैं, पहला लेना है a - d, दूसरा लेना है a और तीसरा लेना है a + d। अब हम तीनों के तीनों नंबर्स का सम करते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर और तीनों नंबर का सम करने पर हमारी वैल्यू आई -3। सो ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, a - d प्लस a + d इज इक्वल टू -3, d से कैंसिल हो गया और ये हुआ मेरा 3a इज इक्वल टू -3। सो a की वैल्यू हुई -3/3 माइनस का 1। अब इसकी दूसरी बात देखें हम। दूसरी बात बोलता है कि जो प्रोडक्ट है वो 8 है। सो अब हमने क्या किया, इन तीनों के तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी कर दिया और प्रोडक्ट करके हमने इक्वल टू में लिख दिया 8। a - d और a + d ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी बन गया। ये हो गया आपका a² - d² मल्टीप्लाइड विद a है ही इक्वल टू 8। a की वैल्यू हमने -1 कैलकुलेट कर लिए, सो हमने यहां पुट कर दी -d² और a की जगह हमने लिख दिया -1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया 1 - d² मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 8। सो ये हुआ -1 प्लस d² इज इक्वल टू 8। तो d² की वैल्यू हो गई 8 + 1 यानी d² क्या हुआ हमारा 9। तो d हो गया हमारा √9। अब क्योंकि रूट में है तो इसकी 2 वैल्यूज हो सकती है। हमारा d पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही 3 हो सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी एपी क्या बनी। तो हम कहते हैं इफ a is -1 and d is 3 then the AP is A1 क्या है हमारा a - d। फर्स्ट टर्म है हमारा a - d, a हमारा -1 है और d हमारा 3 है, सो फर्स्ट टर्म -4 हो गया। a2 यानी सेकंड टर्म हमारा a है जो ऑलरेडी हमने -1 निकाल रखा है और थर्ड टर्म a + d, a is -1 and d is 3, सो हमारा थर्ड टर्म आया 2। और क्योंकि हमारे d की 2 वैल्यूज है तो a b भी 2 बनेगी। इफ अगर a -1 है एंड
इस बार D3 की जगह अगर हम -3 लेते हैं तो इस केस में AP चेंज हो जाएगी, देन द AP इज, तो A1 क्या हुई हमारी, A माइनस डी, A की जगह हमने -1 किया और D की जगह हमने क्या लगाया, -3, सो -1 + 3 2 हो गया। अब A2 जो ऑलरेडी A है यानी -1 और A3 जो हमारा A + B है, A की वैल्यू हमने रखी -1 और D है हमारे पास -3, सो ये हो गया हमारा -1 -3 और इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई -4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लेते हैं, जिसमें हमको बोला गया है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके लिए हमको एक कितनी बड़ी रिलेशन दी गई है। तो बच्चों इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। हमें गिवन है कि √3 tan 2x = cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। नाउ √3 ऐसे रह दिया हमने और tan 2x भी ऐसे लिखा हमने। अब cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू लिखनी है। सो cos 60 डिग्री होती है हमारे 1/2, यहाँ sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2। देन √3 tan 2x = 1/2 plus 1 multiplied by 1 is 1, √2 multiplied by √2 is 2. So √3 tan 2x = पूरे अपोन में 2 आ गया, 1 + 1 हो गया ये, √3 tan 2x = 2 divided by 2 कैंसिल होके 1 आ गया। सो √3 tan 2x = 1 और tan 2x की वैल्यू क्या आई, 1/√3। अब क्या करने वाले हम आगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1/√3 tan में 30 डिग्री पर आता है। सो 1/√3 को हमने लिखा tan 30 डिग्री। ऐसा करने से 2x की वैल्यू आ गई 30 और क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए सो x हो गया 30 डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर दिया हमने 15, सो x क्या आ गया 15। बच्चों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर से है। इसमें गिवन है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है, जो AC है वो PR के पैरेलल है और हमें प्रूफ करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बीपीटी थ्योरम का अप्लाई करना होगा। तो बीपीटी थ्योरम है क्या और ये क्या कहती है, तो बीपीटी थ्योरम कहती है कि सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मान लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल में ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है, यानी इफ DE इज पैरेलल टू BC, तो जब भी DE BC के पैरेलल होगा तो हमेशा इसके जो अदर पार्ट्स है इनका जो डिवाइड होगा वो सेम प्रोपोर्शन होगा, यानी AD/DB = AE/EC। इस रूल का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये थ्योरम इस क्वेश्चन में कहां यूज होती है। नाउ हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा कि हमको बताया गया AB पैरेलल है PQ के, तो डायग्राम में ये हो गया हमारा AP और ये हो गया हमारा PQ। तो यानी जो ट्रायंगल है वो हमारा ट्रायंगल है POQ। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो POQ ट्रायंगल में अगर AB और PQ बराबर है तो OB/BQ इक्वल होगा OA/AP। और इसे हम फर्स्ट कंडीशन रख लेते हैं। सेम इसी बात को हम सेकंड में चेक करते हैं, जहां ये हमको बताया गया कि जो ये AC है वो AC पैरेलल है PR के। तो अगर ऐसा है तो क्या है, तो हम बताते हैं कि AC पैरेलल है PR के। अब क्योंकि AC PR के पैरेलल है इसलिए OC/CR इक्वल हो गया OA/AP। इसे हमने सेकंड कंडीशन बोल दी। अब कंपेयर करो जरा,
फ्रॉम 1 and 2, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये राइट हैंड साइड वाला देखो OA अपॉन AP यहां भी है, OA अपॉन AP यहां भी, यानी दोनों चीजें इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें ये पता चला कि जो OB अपॉन BQ है वो इक्वल हो गया OC अपॉन CR। अब इस चीज को अगर हम डायग्राम में देखें तो OB अपॉन BQ यानी ये चीज अपॉन ये चीज इक्वल आ रही है OC अपॉन CR, ये चीज अपॉन ये चीज। अब इतना अपॉन इतना, अगर इतने अपॉन इतने की इक्वल आ रहा है तो इट मीन से जो BC है और जो QR है दोनों आपस में पैरेलल है। हमने लिख दिया इसीलिए जो BC है वो किसके पैरेलल है, QR के। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया है। ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3, 5, 6। कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट गिवन है, एक है हमारा 2, -3 और एक है हमारे पास 5, 6। अब क्वेश्चन कहता है कि एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है और हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 होती है। सो इसमें जहां भी वो x पॉइंट होगा वहां x की वैल्यू तो हमें नहीं पता बट y कंफर्म है कि 0 है। नाउ इसको हम A बोल देते हैं, इसे हम B बोल देते हैं और इसे हम ले लेते हैं पॉइंट P। अब हमें ये पता लगाना है कि इस पॉइंट P ने हमारे AB को किस रेशियो में डिवाइड किया है। ये कहीं गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है इन व्हाट रेशियो। सो हमने रेशियो को मान लिया K:1। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है सो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं y का, और हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो y बोलता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इसे हम बोलेंगे m1 m2, इसे हम बोलेंगे x1 y1 और इसे हम बोलेंगे x2 y2। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमारा m1 हुआ k और y2 हो गया हमारा 6, ऐसे ही m2 हो गया 1, y1 है -3 डिवाइड k प्लस 1 और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है। सो k प्लस 1 इधर आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 0 से, इधर आया 6k -3, तो ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई। तो 6k -3 की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह से 6k की वैल्यू हो गई 3 और k की वैल्यू हो गई 3 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1/2। सो हमें रेशियो m1 और m2 का रेशियो पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, यानी हमें P पॉइंट पूरा चाहिए। अब P पॉइंट के अंदर हमें x की वैल्यू भी पता करना है। सो x की वैल्यू क्या हुई, हमने अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज किया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें m1 और m2 दोनों की वैल्यूज ऑलरेडी पता है। सो m1 की जगह 1 रखा हमने और x2 है हमारा 5, m2 की जगह हमने 2 रखा और x1 ऑलरेडी हमें पता है 2, m1 is 1 and m2 is 2। so 5 plus 4 upon 3 9 upon 3। so ये कैंसिल होके 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट P है x0 उसकी जो वैल्यू है वो है 30, यानी P का कोऑर्डिनेट आया 30। अब हमारा ये जो नया क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हमारे को गिवन है कि साइन a माइनस बी 1/2 है और cos a प्लस बी 1/2 है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं।
तो हमारे को गिवन है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। सो हमें ये देखना होगा कि ये जो 1/2 है ये साइन में कहां आता है। तो 1/2 की वैल्यू होती है साइन में साइन 30 डिग्री। ऐसा करने से ये a माइनस बी की वैल्यू हमने कंपैरिजन में डाल दिया, तो a माइनस बी हो गया हमारा 30 डिग्री। सेम प्रोसीजर कोस के साथ करते हैं। कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। कोस a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये जो 1/2 है ये आया कोस में 60 डिग्री पर, तो ऐसा करने से a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम इस पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो a माइनस बी हमारे पास 30 है, जबकि a प्लस बी हमारे पास 60 है। ऐसा करने से b कैंसिल हो गया और 2a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो a की वैल्यू 90 डिवाइड बाय 2 यानी 45 डिग्री हो गई। अब क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी 30 डिग्री है और a की वैल्यू जस्ट अभी अभी हमने 45 डिग्री कैलकुलेट कर ली है, सो यहां से हमने b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सो माइनस बी आया माइनस का 15 और b की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 15 डिग्री है। सो a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसे हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से लिया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया। तो हमें यह पता होना चाहिए कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB। OAB ये पूरा का पूरा एक सेक्टर है और इस पूरे के पूरे सेक्टर को कैलकुलेट करने के सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा थीटा अपॉन 360 पाई r²। थीटा इज 90 डिग्री and pi is 22/7 and the radius is 7, so 7 multiplied by 7। so इस 7 से 7 हमने कैंसिल कर दिया और 90 से ये गया तो हमारा आ गया 4, so यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 11, so 77/2 हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और इसका फॉर्मूला लगाया हमने हाफ r² साइन थीटा। सो हाफ और रेडियस क्या है हमारे पास तो 7 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया हमारा 49 डिवाइड बाय 2 और इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आई 2 2 4, 2 3 2 4 8, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को पूरे सेक्टर की वैल्यू पता है और हमें ट्रायंगल की वैल्यू पता है, तो पूरे सेक्टर में से अगर हमें ट्रायंगल लेस कर दे तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो हमने निकाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of sector minus area of triangle. So area of sector is 38.5, उससे हमने माइनस कर दिया 24.5 तो हमारे पास वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें मेजर सेगमेंट का भी एरिया चाहिए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने से पहले हमें कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r²। तो 22/7 × 7 × 7
तो ये आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे के पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया पता चल जाता है। सो हमने कैलकुलेट किया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और उसके लिए हमने अप्लाई किया फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का एरिया है 154 और माइनर सेगमेंट का एरिया भी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 40। सो माइनस कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसी तरह के और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मेहनत करते रहे, मैथ्स के एग्जाम्स चल रहे हैं। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें अच्छे से करना है प्रैक्टिस, और इस तरह के हम वीडियोस और लेकर आते रहेंगे। आप लोग अच्छे से मैथ्स की तैयारियां करते रहेंगे।